जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर आज आपको हम 21वीं सदी के एक ऐसे मामले से रूबरू करा रहे हैं जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, 21वीं सदी के भारत में आज भी एक ऐसा समाज बसता है जिसे रूढ़िवादी समाज कहते हैं। इस समाज में कब किस महिला के आबरू उतारने का फरमान जारी हो जाए कोई नहीं जानता। कब समाज किसी महिला को डायन कह दे और महिला का हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाए कोई नहीं जानता। आज ऐसी एक महिला कौशल्या महतो से आपको मिलाते हैं। आपको बता दें कि कौशल्या महतो पद्मश्री छुटनी महतो के प्रखंड के गमरिया गायत्री नगर की रहने वाली है। इसके साथ ही हम आपको याद दिला दें कि छुटनी महतो को डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने और इस कुप्रथा के शिकार महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ही पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। आज उसी छुटनी महतो के प्रखंड की रहने वाली विधवा कौशल्या महतो को उसके पड़ोसियों ने डायन बताकर न केवल उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, बल्कि समाज के ठेकेदारों ने मजदूर विधवा का रास्ता रोककर उसके घर आने जाने वालों का रास्ता ही रोक दिया। वैसे इसकी जानकारी मिलते ही छुटनी महतो कौशल्या महतो के घर पहुंची और उसे लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उपायुक्त ने बीडीओ और थाना प्रभारी आदित्यपुर से मामले की जांच कर पीड़िता को इंसाफ दिलाने का निर्देश दिया, मगर एक हफ्ते बाद भी पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि डायन कुप्रथा को लेकर सख्त कानून बनाए गए। सवाल न केवल कौशल्या महतो का है, सवाल नारी सुरक्षा का है, सवाल सरकार के प्रतिबद्धता का भी है। और जिन महिलाओं के जरिए सरकार सत्तासीन हुई, उन महिलाओं के साथ सभ्य समाज क्या कर रहा है, ये सवाल चीख चीख कर कौशल्या महतो कह रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौशल्या को इंसाफ कब तक मिलता है। आपको डायन बोलता है? डायन बोलता है, हाँ, घेर दिया वो। क्या हाँ। क्यों डायन बोलता है? कुछ हुआ था घटना क्या? ना तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर डायन बोलता है उसका माँ मर गया ना। हाँ। बीमारी से तो मर गया, तो बोलता है तुम खा मेरा माँ को। हाँ वही तो आप डायन कर दिया, इसलिए मर गया। हाँ, डायन करके मर गया। नहीं दे रहा है रास्ता, कहाँ घर दिया मेरे को, घेर दिया। हाँ आपको? देखिए ये तो मेरा, देखिए माटी का बाबू दियाल है, पानी का दिन है, यदि गिर जाएगा तो हम कहाँ रहेगा बोलो। हम गए थे, बहुत देर में गए हम। जैसे पहले एक दिन 16 तारीख को गए थे न, पहले वो हम लोग हमारा पास आया था वो 8 तारीख को। तो 8 तारीख को जैसे आया, हम लोग आप लोग थाना में दिए, बोला हाँ थाना में भी दिए। तो हम लोग थाना में दिए तो थाना वाला क्या बोला थाना वाला ध्यान नहीं दिया, वो किससे मोबाइल से बातें कर रहा। तो जब नहीं ध्यान दिया, बोला हम लोग का भी थोड़ा जैसे भागो तागो बोला, तो बोला हम लोग आ गए। तो हम बोला आप लोग रिसिपिंग लिए? बोला कि नहीं रिसिपिंग नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया। तो थाना वाला आया था, बोला कि नहीं आया। तो हम बोला कि आदित्यपुर थाना प्रभारी का नंबर मेरे को दो। तो बोला कि प्रभारी कौन है नहीं जान रहे हैं, वो किसी के शायद मुंशी लोगन का किसका नंबर था, वो लोग दिया। हम फ़ोन किए, हमारा आदित्यपुर थाना प्रभारी है? बोला कि नहीं। तो हमारा प्रभारी का नंबर दे सकते हो? बोला लिखा हुआ है दीवार में, ले लो। हम बोला हम कहाँ है, आप पहचानते मेरे को? मैं ये छुटनी महतो पद्मश्री बोल रहे हैं, ताकि डायन कुप्रथा का लड़ाई लड़के मेरे को ये पद्मश्री का नवाजा मिला। तो फिर वही बोला कि हाँ लिखो बड़ा बाबू का नंबर। मैंने 1 सेकंड में, जब हमारा नाम लिए तो 1 सेकंड में वो नंबर दे दिया प्रभारी का। तो हम बोले कि आपका थाना में एक लिखित दिया है, एक पीड़ी महिला कौशल्या महतो, आप जो है आप आ करके थोड़ा जांच करिए, आपको जांच करने का है। तो बोला हाँ ठीक है। तो हम फ़ोन करके 200 मिनट 15 मिनट होते होते पुलिस लोग आया था, वो मोती नगर में आया था। ये लोग मेरे यहाँ में हम शरबत पानी पिला रहे हैं, कोई भी आता है तो ऐसे नहीं नहीं भेजते हैं ना। तो बोला कि हाँ कहाँ गया, देखो भाग गया है, ये है। हम लोग बोलो हम लोग भागे नहीं आए, हम तुम लोग का जो काम करना है करो, हम कहाँ भागेंगे अपना झोपड़ी छोड़ के। तो वही मतलब हमारा कहने का ही है। जब वो आया फिर दोबारा हम डीसी को भी दे चुके हैं, वो पेपर आपको दिखाया आज। अच्छा, आप वहाँ पे गए तो आपको क्या लगा कि डायन सही में उसको बोल के प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, डायन उसका किस लिए बोल रहा है, जो उनका जमीन को हड़पने के लिए, जहाँ वो मकान बनाई है। लेकिन वो भी तो मंगल गोस्वामी का नहीं है, ना इनका है। ये लोग कौन भी झोपड़ी बना के है, उसका पास पैसा है, वो बिल्डिंग बनाया है, लेकिन ज़मीन तो है वन विभाग का है। अगर वो रास्ता नहीं खोल देगा
तो सोच लो ये छुटनी वन विभाग का ऑफिस जाएगा लिखित देने के लिए, वो हमारा पेड़ में, ताकि ये सही हमको विचार होना चाहिए, ताकि ज़मीन लेने के लिए ये डाइन को काट देंगी, मार देंगी। ये डाइन जब है इसको हम लोग क्यों रखेंगे। और अभी कोई जा रहा तो बोला कि हम काली मंदिर बना रहे हैं। काली मंदिर कहाँ बना रहा है? उसका पीछे में, उसका शरीर का पीछे में है वो दीवार दिया है, जो वहाँ उनका उसका रास्ता इधर से है और वो दीवार साट दिया है इसका वहाँ। फिर वो लोग बोला कि दीदी खोद रहा है। हम बोला तुम आराम से रहो, खोद रहा है ना वो गड्ढा में वही घुसेगा, वो भी हो सकता है। तो हम बोला बाबू हमारा पास हम कानून से लड़ते हैं, अकबकाने से कुछ नहीं होगा। डाइन बोल करके तो प्रताड़ित कर रहा है, ताकि उसका एक बेटा किधर पागल होके चला गया और वो मंगल का माँ का भी कोई बीमार से मर गई, बोला तुम ही खाई है। पूरे शहर में इन दिनों नकली सामग्री की खरीद बिक्री का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। इधर जुगसलाई पुलिस ने डुप्लीकेट हाई वोल्टेज अगरबत्ती का प्रोडक्ट जुगसलाई रामटेकरी स्कूल स्थित बजाज अगरबत्ती कंपनी में बनाए जाने की सूचना पर छापेमारी कर लाखों के नए बनाए गए वोल्टेज अगरबत्ती, उसके रैपर व डब्बे को जब्त किया है। जुगसलाई निवासी बिमल अग्रवाल की वृंदा अगरबत्ती कंपनी के प्रोडक्ट हाई वोल्टेज के डुप्लीकेट प्रोडक्ट के बाजार में बिक्री की शिकायत कर जुगसलाई थाना क्षेत्र स्थित रामटेकरी रोड बजाज अगरबत्ती कंपनी में जुगसलाई पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हाई वोल्टेज अगरबत्ती बरामद किया और इसी दौरान कंपनी के हितेश बजाज से भी पूछताछ की। कंपनी के पदाधिकारी के अनुसार हितेश बजाज द्वारा डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाया जा रहा था और इसकी शिकायत जुगसलाई थाने में की गई थी। इस आलोक में छापेमारी की गई है और दूसरी तरफ पुलिस ने जांच की बात कहकर इस मामले में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। देते हैं हमारा भी जाता है, लड़की की सेल डाउन होती है ना, वो दिमाग लगाता है कैसे आ रहा है, तब वो देखता कि हमारा नहीं है। अच्छा। वो दिमाग लगाता है, उसने सब लगा के यहाँ तक पहुँचाया मुझे। मतलब ये हाई वोल्टेज जो प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं आप उस कंपनी से है। हाँ, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर वो आपका प्रोडक्ट लड़के ने बोलते कि यहाँ पे बनता है, इनके यहाँ बनता है हाई वोल्टेज। अच्छा, हाई वोल्टेज अगरबत्ती। तो अभी पुलिस को आपने FIR करवाया था या फिर पुलिस सूचना दी थी? हमने एप्लीकेशन दिया था पुलिस को। तो उसी आलोक में छापामारी हुआ है, तो माल निकला है यहाँ से? बिल्कुल सर, माल ही लोड हो रहा है, टोटल ये माल उन्हीं का लोड हो रहा है। हाई वोल्टेज। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? डाल्टन चौहान। हाँ? डाल्टन चौहान। आप कहाँ रहते हैं? हम भी। अच्छा, यूपी से आप लोग आए, कंपनी के हैं आप? पावर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की योजना आयुष्मान भारत योजना का झारखंड में बुरा हाल है। यहाँ के कई अस्पताल में इस योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है, तो कई अस्पतालों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है। कई अस्पतालों की चोरी पकड़ी गई है, तो कईयों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अब यही वजह है कि आयुष्मान योजना के तहत बीमित मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल का भुगतान पिछले 3 महीने से रोक दिया गया है। वैसे अस्पताल जिन्हें जांच में क्लीन चिट मिल गया और उनका भी भुगतान रुका हुआ है, इसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खींचने का मन बना लिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई एवं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और स्वास्थ्य सचिव ने बकाया भुगतान की दिशा में पहल करने की मांग की है।
इसके साथ ही चेतावनी दिया है कि यदि उन्हें बकाया भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे बड़े फैसले लेने होंगे। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 450 अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से इलाज होता है। जांच के क्रम में 212 अस्पतालों में अनियमितता पाई गई है। 76 ऐसे अस्पताल है जिन्हें क्लीन चिट दे दिया गया है, मगर उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे अस्पताल चलाना मुश्किल होता जा रहा है। और यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया इस मामले को लेकर गंभीर में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती है। आज ये प्रेस वार्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और IMA HBI यानी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि जो अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से निबंधित है हमारे जिले में, कोल्हान रीजन में, पूरे झारखंड में इनफैक्ट, उन सबको पिछले करीब 3 महीने से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। किसी प्रकार का पेमेंट 10 फरवरी के बाद किसी अस्पताल को नहीं किया गया है और वो लगातार सेवा देते आ रहे हैं। हर तरह के मेडिकल सुविधाएं, सर्जरीज उनके यहाँ लगातार हो रही है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इन अस्पतालों को सस्टेन करना मुश्किल हो गया है। जब भुगतान नहीं होगी तो अस्पतालों को भी खर्चे हैं, बिजली का खर्चा है, स्टाफ पेमेंट्स है, मेडिसिन के पेमेंट्स है, वो कैसे करेंगे। कुछ अस्पताल जांच के दायरे में है, ये बात सही है। तो हमारा ये बोलना है कि अगर कुछ अस्पतालों में कुछ अनियमितताएं पाई गई है और वो जांच के दायरे में है तो वो जांच को आप समुचित रूप से कंप्लीट करिए। वो अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जांच से बाहर निकलेंगे। लेकिन एक ब्लैंकेट जो आपने संपूर्ण हॉस्पिटल से आपने जो पेमेंट रोक के रखा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इनके पेमेंट्स का भुगतान तुरंत होना चाहिए ताकि वो अपने मरीजों की जो सुविधाएं हैं और जो उपचार है उसको सुचारू रूप से चला सकें। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय हेल्थ सेक्रेटरी जी से ये आग्रह है कि जो अस्पताल जो नाफू क्लियर्ड है, जिन पे कोई किसी प्रकार की अनियमितता का ऐसी कोई बात नहीं है, उनका भुगतान, उनके पेमेंट को तत्काल किया जाए। ये IMA जमशेदपुर और HBI जमशेदपुर की मांग है। क्या करेंगे अभी अगर नहीं हुआ तो? अगर भुगतान तत्काल नहीं किया गया तो अस्पतालों के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, सस्टेन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा और पूरी संभावना है कि आयुष्मान योजना से संबंधित जो भी उपचार इलाज है वो हमारे जिले में बंद हो जाएगा। कब से बंद करिएगा? ये अभी तय नहीं है, सरकार क्या करेगी अगले 2-3 दिनों में। रांची में भी कुछ मीटिंग्स है, हमारे पास लीगल ऑप्शंस भी है। सबको संज्ञान में लेते हुए, मरीजों को हित को देखते हुए अंतिम फैसला हम लोग अभी क्या आयुष्मान भारत से इलाज चल रहा है अस्पतालों में? फिलहाल चल रहा है, कुछ लोगों ने इसको स्लो डाउन कर दिया है, बंद करने के कगार पे है, फिलहाल चल रहा है। आयुष्मान योजना अंतर्गत हम लोग जितने भी अस्पताल हैं, हम लोगों को 12 फरवरी के बाद से कोई पेमेंट नहीं मिला है और हमारे ऊपर कोई भी अनियमितता का आरोप नहीं है। तो ऐसे अस्पतालों के लिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को जो भुगतान है, जितना हमने इलाज किया, क्लेम किया है, वो जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए ताकि आगे हम इस योजना को गरीबों के लिए आगे चालू रखें। कितना बकाया होगा अगर फिर देखा जाए तो? ये अस्पताल के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जिले भर का यदि माना जाए तो करोड़ों में है। अभी कुल कितने अस्पताल इलाज कर रहे हैं आयुष्मान भारत से? मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मेरा अस्पताल में आयुष्मान योजना लागू है, चल रही है, हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन पूरे जिला का जो जानकारी है वो सिविल सर्जन साहब दे सकते। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घाटशिला के जिला परिषद
कर्ण सिंह को रंगदारी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं आक्रोश में हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिला पार्षद जिन समस्याओं पर आवाज उठाने पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट के ठेकेदार ने झूठा आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और वहीं जमशेदपुर के पश्चिमी विधायक सरयू राय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पर सत्यता के साथ जांच करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिल्डर रोशन लाल गुप्ता की लिखित शिकायत पर मऊ भंडारी टीओपी पुलिस ने जिला परिषद कर्ण सिंह, हरप्रीत सिंह पर रंगदारी, मारपीट, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बता दें कि बुधवार को ही घाटशिला के दाही घोड़ा हनुमान मंदिर में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के ड्रोनजो सिस्टम के जल निकासी को लेकर पार्षद ने स्थल पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों के संग विरोध जताया था। पार्षद ने आरोप लगाया था कि बिल्डर ने रेल भूमि को खोदकर मंदिर के बगल से गंदा पानी सड़क किनारे नाली में बहाने के उद्देश्य से बिना किसी अनुमति के गड्ढा खोद दिया था। इधर भाजपा नेता से जिला परिषद की गिरफ्तारी पर जमशेदपुर के भाजपाइयों ने भी आक्रोश देखा गया। जमशेदपुर पश्चिमी की विधायक सरयू राय को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ घाटशिला थाना पहुंच गए। बागबेड़ा के जिला परिषद डॉक्टर कविता परमार एवं कर्ण सिंह के समर्थक विधायक सरयू राय ने कर्ण की गिरफ्तारी का विरोध किया, साथ ही उन्हें थाने से छोड़ने को भी कहा। अब सरयू राय ने पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये की जानकारी एसएसपी व मंत्री रामदास सोरेन को भी दी है। इधर बुधवार देर रात 1 बजे घाटशिला थाना प्रभारी से बात करने के बाद विधायक सरयू राय ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में सही तरीके से काम नहीं किया है। मारपीट के मामले में जिला परिषद को पकड़कर थाना लाया गया। पुलिस 41A नोटिस दे सकती है। स्थानीय पुलिस ने जनप्रतिनिधि के साथ गलत किया और इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि यह अपराध जगत का कोई बड़ा मामला नहीं था। मेरी जो समझ है कि इसमें प्रभावशाली लोगों का दबाव है, ऊपर से कोई निर्देश नहीं है। स्थानीय स्तर से प्रभावित होकर भी जो पुलिस ने किया वो सरासर अनुचित काम हुआ, इसकी जवाबदेही तो बनेगी। बिना अनुसंधान की यह कार्रवाई हो गई और कर्ण सिंह ने गिरफ्तारी को साजिश बताया है। पार्षद ने कहा कि मैंने जनता के हक व अधिकार को लेकर आवाज उठाई थी। मंदिर के बगल में नाली का गंदा पानी प्रभावित होने से हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचती है। इसमें कुछ लोगों ने साजिश के तहत मुझे फंसाया है, जबकि ये मामला पूर्व से ही स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है। बिल्डर को नोटिस अंचल कार्यालय से दिया जा चुका था, फिर भी ये साजिश करके मुझे फंसाया गया है। आज घाटशिला थाना से संबंधित एक केस है जो हमारे जिला परिषद सदस्य छोटा भाई करण सिंह से संबंध है। और चूंकि जनता की आवेदन से हमारे जिला परिषद सदस्य एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे। चूंकि अवैध तरीका से उस नाली का निर्माण हो रहा, उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, चूंकि वो जमीन जो रेलवे का था। और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ, जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है, सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं। और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर, डीडीसी के आदेश पर गए थे और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बातों को रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी ये काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर के सपोर्ट में काम किए और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे। और वो स्वयं लगा, मैंने लोगों को लगा कि वहाँ का नाली का निर्माण किया, आप लोग विरोध किए, मगर उन्हें एक पुराना केस को लेके वो चालान किया गया। और हम लोग एसएसपी के माध्यम से आज हम पहुंचे, हम लोग को बोले कि इस प्रकार से जनप्रतिनिधि का पूरी तरह से मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इसको लेके हम लोग बहुत जल्द हेमंत सोरेन से जाके मिलेंगे और हमारे क्षेत्र में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी थाना से संबंधित लोग जाएंगे तो उनके बातों को सुना जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए। और इस विषय को लेके एसएसपी बोले कि हम इस बात को एक टीम गठित कर रहे, बैठक करेंगे और सभी थाना प्रभारी को निर्देश देंगे। इस प्रकार जनप्रतिनिधियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और चूंकि एक थाना में एक जनप्रतिनिधि के साथ खुद हम जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, खुद घाटशिला थाना का प्रभारी जो है हमारे साथ मिसबिहेव किए, जो व्यवहार किया, बात करने को उनको तमीज नहीं है। एक चेयरपर्सन के साथ किस प्रकार से बात करना चाहिए उनको पता नहीं है। इसको हम लोग
एसएसपी को जानकारी दी, उन्हें आश्वस्त किए कि थाना प्रभारी के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द। नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। शिफ्टिंग के कारण एमजीएम अस्पताल में घट रही है मरीजों की संख्या। पहले प्रतिदिन 1000 से अधिक मरीज आते थे, अब 500 से 600 ही मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। सदर अस्पताल पर बढ़ रहा है बोझ। साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल में डिमना क्षेत्र में नवनिर्मित अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया का सीधा असर मरीजों की संख्या पर पड़ रहा है। शिफ्टिंग के चलते अस्पताल में प्रतिदिन आने वाली मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां पहले औसतन 1000 से अधिक मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए पहुंचते थे, अब वही संख्या घटकर 500 से 600 तक रह गई है। इसके साथ ही वर्तमान में पुराने एमजीएम अस्पताल में कुल 102 मरीज भर्ती है। सबसे अधिक मरीज 33 मरीज सर्जरी वार्ड में है, जबकि ऑर्थो विभाग में केवल 4 मरीज भर्ती है। 15 दिन पहले सर्जरी बिल्डिंग में सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी और नेत्र विभाग को मिलाकर कुल 99 मरीज भर्ती थे, जो घटकर अब 64 रह गए हैं। वहीं मेडिसिन बिल्डिंग में पहले गायनिक, मेडिसिन और शिशु वार्ड मिलाकर 180 मरीज इलाजरत थे, जो अब ये घटकर सिर्फ 64 रह गए हैं। इनमें 26 मरीज मेडिसिन में और 26 गायनिक विभाग में भर्ती है। अस्पताल प्रबंधन ने गंभीर मरीजों को छोड़कर सामान्य मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। ईएनटी, नेत्र, सर्जरी और ऑर्थो विभागों का ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिया गया है। इन विभागों को नए अस्पताल परिसर में स्थानांतरित किया जा चुका है। हालांकि वहां अभी भर्ती की सुविधा पूरी तरह से चालू नहीं हो पाई है, जिसके कारण पुराने अस्पताल में भर्ती मरीज का इलाज जारी है। इसके साथ ही आई और चर्म रोग विभाग में अब मरीज नहीं है, जबकि ईएनटी में एकमात्र मरीज भर्ती है। दूसरी ओर बी ब्लॉक मेडिसिन बिल्डिंग की छत गिरने की घटना के बाद उसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। मेडिसिन, शिशु और गायनिक वार्डों को क्रमशः सर्जरी और पीजी बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है। एमजीएम में मरीजों की संख्या घटने का सीधा असर सदर अस्पताल पर दिख रहा है। जहां पहले प्रतिदिन सिर्फ 150 से 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते थे, अब यह संख्या बढ़कर 300 से 350 हो गई है। खासकर प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आप देख रहे थे जी10। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर के अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।